नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और इस वक्त सारे देश में यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यानी समान नागरिक संहिता इसे लेकर फिर बहस छिड़ी। तो सिलसिलेवार तरीके से इसके हर पहलू को आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो वो आदेश, वो निर्देश या वो खबर आपको बता दूं जिस वजह से एक बार फिर यूसीसी के ऊपर देश में पक्ष के नेता आपस में भिड़ रहे हैं। यूसीसी यानी आप सभी जानते हैं समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी संघ समेत बहुत बड़े वर्ग का मानना रहा है कि सारे देश में जो मान्यताओं, संप्रदाय, धर्म के आधार के ऊपर कुछ कायदे कानून अलग अलग हैं, उनमें एकरूपता होनी चाहिए और उनमें एकरूपता के लिए इस यूसीसी की आवश्यकता है। और इसी पर अब भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और जब ऐसा हुआ है तब देश में बहस छिड़ गई कि इसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल आपको वो खबर, वो आदेश मैं बताता हूँ। भारत का जो विधि आयोग है, जिसे आप लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, LIC कहते हैं, उसने दरअसल देश के तमाम सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों को ये कहा है, खुला न्योता दिया है कि आप यूसीसी के ऊपर अपनी राय रखें, अपनी बात रखें और इसके लिए 1 महीने का वक्त दिया है। इसके लिए आप उनकी वेबसाइट पर जाकर डिटेल रख सकते हैं या फिर आप उनका एक ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी members secretary IEC@gov.in, इस पर आप अपने सारे सुझाव को साझा कर सकते हैं। वैसे नीचे आपको लिंक में मैं ये वेबसाइट या इस आईडी के बारे में और डिटेल में बता दूंगा कि ये जो members secretary LIC@gov.in है, इस पर आप कब से कब तक इसके बारे में अपनी राय रख सकते हैं। भारतीय विधि आयोग ने ये जो आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है, इस पर आप भी पर्सनल अपनी राय जीसीसी के ऊपर शेयर कर सकते हैं और इस खबर के आने के 2 दिन के भीतर इस पर पॉलिटिकल डिबेट सारे देश में फिर छिड़ गई कि इस यूसीसी की आवश्यकता क्या है। चलिए अब आपको यूसीसी क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम बताते हैं। दरअसल सारे देश में यूसीसी के ऊपर बहस नई नहीं है। जब कभी भी यूसीसी को लाने का जिक्र भारतीय विधि आयोग ने किया है, जिसे हम LIC कहते हैं, तब इस पर एक डिबेट छिड़ी है। इस वक्त 22वां विधि आयोग देश में कार्यरत है और 22वें विधि आयोग ने 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार के ऊपर ये कहा कि चूंकि ये 3 साल पुराना एक सर्वे था या लोगों की रायशुमारी थी जो 2018 में कंक्लूड हो गया था और 2018 में उस 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में जिस तरह के कानून काम कर रहे हैं, इसमें इस यूसीसी की आवश्यकता है, अनिवार्यता नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि परिवार संबंधी कुछ जो नियम हैं उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो यूसीसी पर सबसे पहले 21वें विधि आयोग ने 2 मौकों पर सारे देश से इसी तरह की रायशुमारी की थी, इसी तरह की सलाह ली थी। 21वें विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हुआ था और इसी बीच उन्होंने कॉन्क्रीट तौर पर जो 2 रायशुमारी की थी, 31 अगस्त 2018 को इस मामले में एक कंसोलिडेट, एकीकृत रिपोर्ट भारत सरकार को भी सौंपी थी और देश के सामने रखी थी और इसमें फैमिली लॉ में सुधार की डिमांड की गई थी, मांग की गई थी। लेकिन चूंकि 2018 से अब 2023 के बीच में 3 साल से अधिक का गैप है और लोगों की राय एक बार फिर से लेने की कोशिश केंद्र सरकार इस मामले में कर रही है, इसीलिए 22वें विधि आयोग ने इसको लेकर सारे देश के धार्मिक और सामाजिक संगठनों को खुला न्योता दिया है। निजी तौर पर भी आप चाहें तो इसमें अपनी राय या अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास 1 महीने का ही वक्त होगा। जैसे ही ये खबर आई कि 22वें विधि आयोग ने देश की जनता से ये कहा है कि आप इस पूरे मामले में यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अपनी राय रखें या इसकी आवश्यकता या आवश्यकता नहीं है, इस पर अपनी बात रखें, तो पॉलिटिकल डिबेट हर बार की तरह छिड़ गई। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का पक्ष आपको बता दें। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा की तरह अब की बार भी कहा है कि असल मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए दरअसल बीजेपी की ये साजिश है, ये बीजेपी का कोर एजेंडा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जब 21वां विधि आयोग ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट दे चुका है, इस मामले में ये स्वीकार कर चुका है कि इसमें अभी अनिवार्यता नहीं है सिविल कोड को लाने की सीधे तौर पर, तो फिर इस नए आयोग की और इस नई कवायद की क्या आवश्यकता है। ये केवल एक तरीके का पॉलिटिकल गिमिक है जो फिर से भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश में एक संविधान पूरे देश को चलाने के लिए अधिकार भी देता है, कर्तव्य भी निर्धारित करता है नागरिकों के, तो फिर एक देश एक कानून के मसले पर जो कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की मूल अवधारणा का हिस्सा था,
और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का जवाब भी आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में कहा है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों की विरोध की बात समझ में नहीं आती जब कांग्रेस पार्टी समेत समूचा लेफ्ट और विपक्ष ये मानकर चलता है कि देश में हिंदू मुस्लिम सबको एक समान अधिकार हैं, तो फिर सबके लिए एक समान कानूनों में भला क्या दिक्कत है। ये बीजेपी का पक्ष है। इसके अलावा बाकी तमाम दलों के पक्ष कुछ इस अंदाज में सामने आते हैं कि पहले सरकार इसका पूरा प्रारूप सामने रखे, यानी किन प्रावधानों को किया जाएगा इसको सामने रखे, इसके बाद ही वो इस पर अपनी कोई राय देंगे, वरना इस पर कोई अभिमत वो फिलहाल देना नहीं चाहते। कुछ की गोलमोल राय है। कांग्रेस पार्टी जनरली इसकी मुखालफत करती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर समर्थन करती दिख रही है। तो जिस यूसीसी को लेकर सारे देश में इस वक्त पॉलिटिकल डिबेट का या बहस का माहौल आप देख रहे हैं, ये यूसीसी है क्या, अब जरा विस्तार से आपको इसको हम समझाते हैं। वैसे एक देश एक कानून, सबसे सरल परिभाषा अगर यूसीसी की कोई है तो यही है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। लेकिन इस समान नागरिक संहिता में समानता किस चीज़ की, ऐसी क्या चीज़ है जिसमें फिलहाल असमानता है, इस बात को आपको पहले समझना पड़ेगा। और इसीलिए जो विधि आयोग हैं इस पर सारे के सारे सर्वे करा रहे हैं या लोगों की राय ले रहे हैं। दरअसल आपको पता है कि हमारे देश में विविध धर्म, विविध संप्रदाय, विविध तरह के वर्ग अपनी अपनी मान्यताओं, अपनी पौराणिक कथाओं के आधार पर अपने यहाँ शादी ब्याह करते हैं, उसी मुताबिक शादी विच्छेद होते हैं और उसी मुताबिक जमीन जायदाद संबंधित मामलों को डील किया जाता है। सबकी अपनी परंपराएं। तो परंपराओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर या बहुत सारी कुरीतियों के नाम पर जो समाज में असमानताएं हैं, खास तौर पर 3 क्षेत्रों में, एक विवाह, दूसरा तलाक और तीसरा जमीन जायदाद के बंटवारे संबंधित मामले, इनमें एकरूपता लाने के नियम होने चाहिए, एक तरह का सिद्धांत होना चाहिए, एक इसमें कानून काम करना चाहिए। जाहिर तौर पर सारे देश को पता है कि इस पूरे मामले में मुस्लिम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिनके शादी का अलग कायदा है, जिनके शादी के लिए अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून काम करता है। दूसरी तरफ हिंदुओं समेत बाकी सभी को उस एक कानून का पालन करना पड़ता है जिसके तहत शादियां भी होती हैं और जिसके तहत तलाक भी दिए जाते हैं। तो इसीलिए इस पर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया उन तमाम लोगों की आती है जो मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स देश में करते हैं या जो पॉलिटिक्स से ग्रसित होकर एक गलत अवधारणा के तहत इसकी इंटरप्रिटेशन देश में देखते आए। इसीलिए अब विधि आयोग ने सारे देश से ही पूछा है कि आप इस यूसीसी पर क्या आपत्ति रखते हैं या समानता में समर्थन में आप क्या बातें कहते हैं। कुछ और डिटेल्स हैं इसके जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 14 जो ये कहता है कि कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं, इस मूल अवधारणा से सीधे तौर पर जुड़ा है। सबसे पहले इसकी चर्चा 1835 में जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था तब उठी थी। अंग्रेज़ी शासनकाल में भी एक आयोग ने इस बात की ज़रूरत भारत में महसूस की थी कि यहाँ पर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए इतने बड़े देश को एकरूपता के साथ चलाने के लिए। लेकिन आज़ादी के बाद ये सोच, ये अवधारणा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से अपने एजेंडे में शामिल की और उसके पीछे संघ और उसकी अवधारणा को माना गया या संघ के कोर एजेंडे को माना गया। मायने इसके ये हैं कि देश में सभी के लिए एक जैसा कानून हो। मायने इसके लिए ये हैं कि देश में कानून या नियमों में जो सबके मान्यताओं के अनुरूप जो अलग अलग बातें हैं वो हट जाएं और सबके लिए कॉमन एक कोड जारी किया जाए। क्या यूसीसी के बारे में संविधान कुछ नहीं कहता? बार बार ये सवाल उठता है। बिल्कुल कहता है। जैसा हमने आपको बताया कि जो संविधान के तहत आर्टिकल 14 है वो समान नागरिकता के बारे में बात करता, उसी तरीके से संविधान का आर्टिकल 44 यूसीसी के बारे में स्पष्ट उल्लेख देता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई। लेकिन यूनिफॉर्मिटी किन किन चीज़ों में होनी चाहिए ये देश की जनता, देश की संसद और लॉ कमीशन यानी विधि आयोग को मिलकर तय करना है और इसी काम को ये 22वां विधि आयोग अपने इस आदेश के द्वारा आगे बढ़ा रहा है। अब एक सवाल उठता है कि क्या देश में आज़ादी के बाद ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो? इसका भी जवाब है। देश में हमारे पूरे प्रदेशों के बीच में और नए बनते प्रदेशों के बीच में चर्चाओं के दौर तो कई चले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत का गोवा एक ऐसा प्रांत है जहां पर ये यूसीसी लागू है और तब से लागू है जब से यहाँ पुर्तगाली राज था।
यहाँ आपको ये भी तारीख बताना चाहेंगे कि पुर्तगाल सरकार के समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड को गोवा ने न केवल अपनाया है बल्कि इसी के तहत यहाँ अपने सारे नियम कायदों को वो चलाते हैं और काम करते हैं। 1961 में 1961 में जब गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ में बनी थी तब और आज के दौर में वहाँ एक भी प्रकरण ऐसा नहीं जब आप विरोध की कोई आवाज़ इसके पक्ष में या विपक्ष में वहाँ सुनाई पड़ती हो, यानी गोवा एक ऐसा स्टेट है। अब एक सवाल उठता है कि इस पूरे मामले पर क्या केवल विधि आयोग या 22वां विधि आयोग ही काम कर रहा है? क्या देश की सरकारें, क्योंकि एक बड़ा अहम पक्ष है देश की सरकार और एक अहम पक्ष है प्रदेश की सरकारें, एक अहम पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, क्या वो उस पर कुछ नहीं कर रही? बिल्कुल कर रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के कोर एजेंडों में जैसे कश्मीर में धारा 370 का हटाना था, जैसे राम मंदिर का निर्माण था, जैसे उनके एजेंडे में जनसंख्या को लेकर एक कानून बनाना, उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पर संघ का कोर इशू रहा है। इसीलिए जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकारें हैं उन्होंने इस पर आगे बढ़कर काम किया है और इसमें सबसे आगे उत्तराखंड दिखाई पड़ता है। उत्तराखंड इस मामले में क्या कर रहा है और उसको कौन फॉलो कर रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट जब आ जाएगी तो यूसीसी को अपने राज्य में लागू करने की पूरी तैयारी उत्तराखंड सरकार ने कर रखी है और उत्तराखंड मॉडल के तौर पर ही देसाई कमेटी की रिपोर्ट को आधार बना करके कुछ और स्टेट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर इसको लागू करने की तैयारी है और इनमें सबसे आगे है गुजरात और मध्य प्रदेश। यानी गुजरात और मध्य प्रदेश में भी इस आयोग की रिपोर्ट के आधार के ऊपर फौरन इसे लागू किया जाएगा। तो उत्तराखंड की रंजना देसाई कमेटी की रिपोर्ट आते ही ये गुजरात में और मध्य प्रदेश में आपको कानूनी जामा पहनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब इसमें आयोग ने अब तक उत्तराखंड में क्या किया है, तो उत्तराखंड की रंजना देसाई कमेटी ने अब तक इस पूरे मामले में कई सारे लोगों से रायशुमारी की और रायशुमारी करने के बाद में अब वो इसे कंक्लूड कर रहे हैं और बहुत जल्द ये रिपोर्ट राज्य सरकार के पास होगी जिस आधार पे वो यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करेंगे। इस पूरे मामले पे जो बहस देश में छिड़ी हुई है, अब सवाल आता है कि सारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां भला यूसीसी का एक स्वर में समर्थन क्यों नहीं कर सकती। एक तो स्वाभाविक कारण है राजनीति, उनकी पॉलिटिकल विचारधारा, उनके पॉलिटिकल वोट बैंक्स, लेकिन क्या देश के किसी भी नागरिक को इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए कि एक देश एक कानून के दायरे में चले? तो इस पूरे मामले पर पक्ष और विपक्ष के तर्क क्या हैं, जरा इनको भी समझें। चलिए डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि इसके पक्ष में खड़े लोग क्या कहते हैं और इसके विपक्ष में लोग क्या तर्क रखते हैं। सुनिए। तो इसके पक्ष में जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा, यानी लिंग के आधार पर जो समानता है वो इसको बढ़ावा मिलेगा। धर्म के आधार पर विविधता के नाम पर जो भी भेद देश में चला रहा है वो इससे समाप्त होगा। जबकि जो इसके विपक्ष में है उनका तर्क है कि धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को खत्म करने की साजिश है। जैसा अभी तक चला आ रहा है उसमें भला क्या दिक्कत है, उसी को आप आगे कंटिन्यू रहने दें। ये दूसरा तर्क विपक्ष का है, यानी इसके विरोधियों का है। और ये भी लोग कहते हैं कि दरअसल ये बीजेपी की और संघ के कोर एजेंडे का विषय है, मूल विषयों से ध्यान भटकाने वाला है, इसीलिए इसको बार बार लागू करने की बात बीजेपी करती। तो ये है इसके पक्ष और विपक्ष के तर्कों की बात। एक सबसे बड़ा सवाल जो देशवासियों के जहन में आता है कि क्या यूसीसी को लागू करने में संवैधानिक तौर पर कोई दिक्कत है? क्या सारे देश में इतने बड़े कंसेंसस की, इतनी बड़ी रायशुमारी की वाकई आवश्यकता है? चलिए इसको भी जरा डिटेल में समझते हैं। दरअसल यूसीसी के बारे में संवैधानिक तौर के ऊपर, जैसा हमने शुरुआत में बताया, आर्टिकल 14 स्पष्ट तौर पर समानता का अधिकार और कर्तव्य के तौर पर सरकारों का कर्तव्य सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 44 इसके बारे में सरकारों को सीधे सीधे ड्यूटी देता है कि उनको आज नहीं कल इस यूसीसी को सारे देश में लागू करना होगा। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने भी इस बात को तब कहा था जब वे संविधान बना रहे थे कि भले ही देश में विविधता है, भले ही देश में विविध धर्म, संप्रदाय और जाति वर्ग के लोग रहते हों और उनके अपने नियम, कायदे, कानून हो सोसाइटी को चलाने के, लेकिन अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा। ये उनकी अवधारणा थी। ठीक उसी पर चलते चलते भारतीय जनता पार्टी आज इसे बढ़ाने की बात कर रही है और संवैधानिक तौर पर इसमें कोई अड़चन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार इस बात का सबूत है कि 2014 से लेकर अब तक अपनी 2 टर्म में उन्होंने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाकर दिखा दिया, जिसमें काफ़ी अड़चनें थी।
राम मंदिर की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज राम मंदिर आकार लेकर के उद्घाटन की तारीखों के साथ अब सामने हैं। तो इस बात के बहुत संकेत हैं कि 2024 तक या 2024 के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ले सकती है। कम से कम अपने शासित रूलिंग स्टेट में तो ऐसा करने जा रही है, इतना क्लियर दिखाई पड़ रहा है। और इसी बारे में ये जो 22वां विधि आयोग है, ये आपको भी अवसर दे रहा है कि आप 1 महीने के भीतर इस पर अपनी राय रख सकते हैं। अब इस पूरे मामले में अंतिम बात आती है, आज के दौर के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। आज के दौर में पक्ष और विपक्ष की राय सुनने के बाद में आपके जहन में भी सवाल आता होगा कि दरअसल इस पर कानून के विशेषज्ञ क्या कहते हैं। क्या ये हो पाएगा? क्या ये देश में मुमकिन है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें इतने बड़े रायशुमारी को करवाए बिना बीजेपी वैसा कुछ कदम उठा सकती है जैसा जम्मू कश्मीर में किया है? तो इसका जवाब दरअसल आपको डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो बहुत ही बड़े विधि विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े ज़रूर हैं, लेकिन बीजेपी के लिए अक्सर अपने बयानों से मुसीबत खड़ी करते हैं। तो उनकी एक बात को मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। उनका एक इंटरव्यू है जो आप तक मैं ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा, आपको सुनना चाहिए। उन्होंने अपने हाल ही में इसी विषय पर जो डिबेट चल रही थी उस पर अपनी राय लंबे तौर पर व्यक्त की है और उसमें 3 या 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंटली कही हैं। ये मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। पहली बात जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं वो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार और बीजेपी की खास तौर पर ये जिम्मेदारी है कि वो यूसीसी को लागू करें। क्यों? क्योंकि ये उनके मैनिफेस्टो का घोषणा पत्र का अहम पार्ट रहा है और देश ने इसी मैनिफेस्टो के साथ बीजेपी को स्वीकार किया है। यानी पहली ड्यूटी वो बीजेपी और बीजेपी सरकार की बताते हैं कि उनको यूसीसी को लागू करना ही चाहिए। दूसरी बात, संवैधानिक तौर पर इसको लागू करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये सुब्रमण्यम स्वामी भी स्वीकार करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है और बाबा साहब अंबेडकर ने जैसा कहा था संविधान को बनाते समय, सरकारें इसके लिए आर्टिकल 44 के तहत बाध्यकारी हैं। आज नहीं कल सबको ये बात करनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये एक बार फिर कठोर शब्दों में कहा है कि देश की सरकार को, बीजेपी को इस पर आ रहे हार्ड पॉलिटिकल बयानों से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। इस तरीके के बयान आपको कड़े फैसलों में सामना करना ही पड़ेगा, इसलिए आप इनको दरकिनार करें और इस पर आगे बढ़ें। ये तीसरी सलाह भी उनकी भारतीय जनता पार्टी के लिए। चौथी बात, वो एक उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि देश में विरोध करने वाले, जो यूसीसी का विरोध करते हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए कि 3 बार बोलकर तलाक देने का अधिकार सिर्फ आदमी के पास में, औरत के पास में नहीं। तो क्या ये संविधान की मूल अवधारणा का विरोध नहीं है? क्या ये औरत के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? तो इस तरीके की चीज़ों के समाप्त होने में भला कोई भी संप्रदाय, धर्म या उससे जुड़े लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये सवाल वो पूछते हैं। और 5वीं सबसे बड़ी बात, वो ये कहते हैं कि जब सारे देश में 50-50 महिलाएं और पुरुष हैं, तो फिर पुरुषों के लिए कुछ कानून और महिलाओं के लिए कुछ कानून, इसकी वकालत करने वाले लोग किस मुंह से देश के सामने जाएंगे? एक बात वो विधि आयोग पर भी कहते हैं स्पष्ट तौर पर। वो ये कहते हैं कि विधि आयोग बनाने की और इसकी रायशुमारी की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि देश की सरकार के पास में संवैधानिक तौर पर संसद में ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है। तो ये आज के एक बयान को हमने कोट किया है। ऐसे बहुत सारे लॉ एक्सपर्ट्स हैं जो अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करते हैं। जाहिर तौर पर इसमें कांग्रेस पार्टी के विवेक तनखा जैसे बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपनी राय इस पर स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है, इस पर सरकारें बढ़ सकती हैं, लेकिन ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। तो यूसीसी के ऊपर फाइनली हम इतना कहना चाहेंगे कि सारे देश में जब संविधान सबको एक जैसे अधिकार देता है, तो अगर कोई आज के दौर की समस्याओं को हल करने के लिए यूनिफॉर्मिटी के तहत ऐसा कोई कानून ला रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? इस बारे में यूथ को सोचना चाहिए। वहाँ तो आप अपनी राय रख ही सकते हैं जिस ईमेल आईडी को दिया है विधि आयोग ने, लेकिन आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। ये एक छोटी सी कोशिश थी यूसीसी के ऊपर आपके साथ में कुछ डिटेल्स को शेयर करने की। इसमें कुछ कमियां भी आपको नज़र आ सकती हैं और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप अपनी राय, अपनी बात या इस वीडियो के बारे में अपना कोई भी कमेंट देने से हिचके नहीं। आपके कमेंट्स का हमको इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।